बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने कॉन्स्टिपेशन के टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, इस सिलसिले को थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन को हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन और दूसरी है हर्शब्रन्स डिजीज। अब जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है उसके सारे सिम्टम्स जो हम पहले कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। हर्शब्रन्स डिजीज इज समथिंग एल्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द एगैंग्लियोनिक गट। उसमें ऐसा होता है कि जो आपकी गट है, जैसा कि मैंने पहले रिफ्लेक्सिस के बारे में बात की, जिसमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, तो ये आपकी जो गट है ये एगैंग्लियोनिक हो जाती है, इसमें वो रिफ्लेक्सेस ही जनरेट नहीं हो पाते नेचुरली। सो दिस इज कॉल्ड द हर्शब्रन्स। अब अगर इन दोनों चीजों को हमने सेपरेट करना है कि वेदर इट्स द फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन और इट्स द हर्शब्रन्स डिजीज, तो उस हवाले से हमें हिस्ट्री लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तो पेशेंट के अटेंडेंट्स या पेरेंट्स ये हिस्ट्री दे रहे हैं कि पेशेंट ने अपना फर्स्ट स्टूल पैदाइश के 34 घंटों के अंदर अंदर पास कर लिया था, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन ही है, क्योंकि हर्शब्रन्स डिजीज में रिफ्लेक्स ही जनरेट नहीं हो रहा होता। और बहुत सारे अक्सर जो पेशेंट्स हैं हर्शब्रन्स वाले बच्चे जो हैं, ये आफ्टर 36 और या इसके बाद ही पैदाइश के बाद ही स्टूल पास करते हैं, और वो भी स्टूल डीआरई के थ्रू ज्यादातर पास होता है, क्योंकि हर्शब्रन्स में गट जो है वो बिल्कुल एगैंग्लियोनिक होती है और एपेरिस्टाल्टिक पड़ी होती है, उसकी मूवमेंट्स नहीं हो रही होती। फिर जब डीआरई की जाती है, मकद के अंदर फिंगर को पास किया जाता है, तो फिर गट थोड़ी सी रिलैक्स होती है और बच्चा स्टूल पास कर देता है। सो इस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिंदगी इस बारे में काफी आसान है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी टाइमिंग्स हैं जिनमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल यंग इन्फेंट्स, पैदाइश के बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि यंग इन्फेंट्स जो हैं उनमें अभी रिफ्लेक्स पैदा होने में बाज़ों का थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक ये टाइम होता है कॉन्स्टिपेशन का। सेकेंडली, जब इन्फेंट्स मदर मिल्क से सेमी सॉलिड की तरफ बच्चे आते हैं, मतलब नीम ठोस गज़ा की तरफ आते हैं, उनको साथ में कस्टर्ड, एग वाइट या फिर इस तरह साबूदाने की खीर, जब हम इस तरफ से रिलैक्स इन चीजों की तरफ लेके आना शुरू करते हैं, तो ये भी एक टाइम ऐसा आता है जिसमें बच्चे ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज ऑफ टॉडलर्स, जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो उनमें थोड़े से रिफ्लेक्सेस चेंज होना शुरू होते हैं, उनकी हैबिट्स चेंज होना शुरू होती हैं, डाइटरी हैबिट्स, फीडिंग हैबिट्स। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है जब ज्यादातर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में इन्वॉल्व होते देखा गया है। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट है द टाइम ऑफ स्कूलिंग। जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो उधर डिफरेंट रीजंस की वजह से बच्चे अपने गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को सप्रेस करके रखते हैं और वॉशरूम नहीं जा पाते, डर की वजह से, वॉशरूम गंदे होने की वजह से, और भी डिफरेंट रीजन स्कूल्स में आती हैं, पढ़ाई में है, पीरियड लगा हुआ है, मैडम परमिशन नहीं दे रही। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब स्कूल में जाके स्कूलहुड कॉन्स्टिपेशन में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें बच्चों को आपने यही ट्रेनिंग देनी होती है कि जब भी आपको रिफ्लेक्स जनरेट हो, जब भी आपको लगे कि मुझे वॉशरूम आया है, तो देन गो टू योर टीचर, अपने टीचर को बताएं और टीचर्स को ये कन्वे करें कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। जैसे ही बच्चा आपके पास आता है और इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, अपने रिफ्लेक्स के बारे में बात करता है या वॉशरूम में जाने की बात करता है, तो इसको बिल्कुल भी स्टॉप ना करें और इसको वॉशरूम में जा लेने दें। इसी तरह से घर में अगर आप देखते हैं बच्चों को कि उनको कोई रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है और बच्चे वॉशरूम की तरफ जाना चाह रहे हैं, कभी भी उनको डिले ना करें, अपने सारे काम छोड़ के बच्चों को पहले वॉशरूम अटेंड करवाएं, उसके बाद अपने बाकायदा काम करें। इससे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इन सब चीजों को समझने के बाद, तो डॉक्टर्स ऑब्वियसली आपको कुछ लेक्सेटिव्स देते हैं, कब्ज कुशा दवाइयां देते हैं, या फिर वो छोटे बच्चे हों तो उनमें ग्लिसरीन की सपोजिटरीज देते हैं, वो जो बत्ती रखवाते हैं वो खाने वाली जगह के अंदर, जिससे स्टूल सॉफ्ट होता है, और या फिर माइक्रोनीमा भी डॉक्टर्स कर सकते हैं अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है। तो मेन चीज जो डिस्कशन करने वाली ये है कि डॉक्टर्स अगर आपको लेक्सेटिव्स देते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि अभी से कब्ज कुशा दवाइयों पे लग गया है, अभी से बत्ती रखनी पड़ गई है, अभी से नीमा करवाना पड़ गया है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ज्यादातर ये देखा गया है कि इन मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट या एडिक्शन नहीं होती है।
तो इस हवाले से अगर ये मेडिसिन को लंबे अरसे तक 3 महीने 6 महीने भी चलाना पड़ता है तो आप बिल्कुल बेखौफ होके बेडर होके इन दवाइयों को चलवाएं। अगर अनीमा करना पड़ता है तो अनीमा करवाएं। अगर आपको सपोजिटरीज रखनी पड़ती हैं सपोजिटरीज रखवाएं। बार बार रखने से भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बिल्कुल सेफ है। एक दफा जब पूरे का पूरा मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत इस कॉन्स्टिपेशन वाले स्टूल से क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद बच्चा अपना रिफ्लेक्स जनरेट करना शुरू कर देता है, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, तो अक्सर देखा गया कि अबाउट 80% बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है और वो फिर परमानेंट अपनी नॉर्मल बबल हैबिट्स की तरफ चले जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिपेशन। होप यू विल फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस। थैंक यू वेरी मच।